हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल गाइज आर डूइंग वेल और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग जो है यूपीएससी पीवाईक्यू और बीपीएससी 72 के लिए जो है एक सीरीज चला रहे हैं। ये सीरीज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है और इस सीरीज में जो है हम लोगों ने जो है अभी तक 2 वीडियो जो है कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये हमारा डे 3 है। इसमें हम लोग जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम देखेंगे। यहाँ से जो है लैंड रेवेन्यू सिस्टम से जो है यहाँ से आप समझ लीजिए नहीं भी कुछ तो 1 से 2 क्वेश्चन जो है आपके आएंगे ही आएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने पहला 2 लेक्चर नहीं देखा है तो जा कर के देखिए, हम लोगों ने बहुत डिटेल में कवर किया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप वो वहाँ से कर लेते हैं तो आपके जो है क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे, आई प्रॉमिस। पहला जो है डे में क्या हम लोग की एडवेंट ऑफ यूरोपियंस की हैं। इसमें डिटेल में जो पुर्तगीज, डच, इंग्लिश के बारे में देखें, फैक्ट्री किसका कहाँ लगा है वो देखें और क्वेश्चंस को जो है यूपीएससी और बीपीएससी दोनों के क्वेश्चंस को देखें। दूसरा डे में क्या कर्नाटक, मैसूर, प्लासी, बक्सर, ये चारों को देखें। यहाँ से भी नहीं भी कुछ कितना भी किस्मत ख़राब होगा तो एक क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। बीपीएससी का बक्सर, प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट मेजर फेवरेट टॉपिक है तो आप उसको देख सकते हैं। देख रहे हैं कितना फ्लो चार्ट का यूज़ किया हुआ, माइंड मैप के आप लोगों के लिए जो है कितना माइंड मैप का यूज़ किए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो क्या है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश ने भारत को सिर्फ पॉलिटिकली कंट्रोल नहीं बल्कि इकोनॉमिकल एक्सप्लॉटेशन से भी कमज़ोर किया। उनका सबसे बड़ा सोर्स क्या था, लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू जो ब्रिटिश का सबसे बड़ा सोर्स था, इसलिए उन्होंने भारत में जो है 3 मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम को लागू किया। पहला जो है ज़मींदारी, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी। ज़मींदारी को ही जो हम जो परमानेंट सेटलमेंट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो आज जो है हम पूरे माइंड मैप के साथ ये जो माइंड मैप है हमने आप लोगों के लिए तैयार किया है। आई होप कि आपको ये अच्छा लगेगा और अच्छा लगा होगा तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, कोई सुधार का ज़रूरी होगा तो, और जो ज़रूर लाइक कीजिएगा सरकारी सेवक को। तो हम जो है आज पूरे माइंड मैप के साथ इस कंप्लीट फ्लो को समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट। परमानेंट सेटलमेंट जो है क्या है, तो परमानेंट सेटलमेंट जो है के बारे में हम लोग जानते हैं। इसको इंट्रोड्यूस कौन किए थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है 1793 में जो है परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं और यह सिस्टम मेनली जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ये 3 रीजन में जो लागू किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है तीनों से, तो ये सिस्टम जो है कौन से रीजन में है, तो आपको ये भी याद रखना जरूरी है कि कौन से रीजन में जो है कौन सा सिस्टम लागू हुआ था। यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछ सकता है। ठीक, अब इनका कोर कॉन्सेप्ट समझते हैं। ब्रिटिश सरकार ने ज़मींदार के बीच में रखा, इसका जो कोर कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रिटिश सरकार ने ज़मींदार के बीच में जो है रखा रिवेन्यू कलेक्टर। रिवेन्यू कलेक्टर जो है ये जो है रिवेन्यू कलेक्टर फॉर्म में जो है एक पोस्ट बनाया गया ज़मींदार के बीच में जो है, और इसके माध्यम से रिवेन्यू कलेक्शन जो है ज़मींदार के माध्यम से ही होता था। रिवेन्यू कलेक्शन जो भी होता था वो किसके फॉर्म में होता था, ज़मींदार जो रिवेन्यू कलेक्शन करता था। इसको जो है रिवेन्यू कलेक्टर किसको बनाया गया था, ज़मींदार को। अब इसका जो है कुछ मेन फीचर्स देखते हैं। इसका मेन फीचर्स के में जो हम लोग ये जानते हैं कि रिवेन्यू वाज जो फिक्स परमानेंटली। रिवेन्यू जो है वो फिक्स था, इसमें कोई भी जो है कटौती नहीं होता था कि आपका उपजाऊ हो या ना हो, आप मतलब कि सुखाड़ आए, बाढ़ आए, जो भी आए उससे कोई मतलब नहीं है। इसका रिवेन्यू जो है वो फिक्स्ड है, मतलब कि सरकार ने जो है फिक्स कर दिया है तो वो उतना आपको देना ही पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि फिक्स रेवेन्यू सिस्टम किस में था, तो वो परमानेंट सेटलमेंट में था। तो ये आपको याद रखना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। अब ज़मींदार का स्टेटस क्या होता था, ज़मींदार का स्टेटस मतलब कि ज़मींदार पेमेंट फेल कर देते थे तो उनका ज़मीन को जो ऑक्शन भी कर लिया जाता था, ऐसा होता था। अब ये ज़मींदार का स्टेटस क्या था, ज़मींदार वाज रिकॉग्नाइज एज ए लैंड ऑनर। ये जमीन इसमें परमानेंट सेटलमेंट में जो है ज़मींदार जो है वो लैंड ऑनर के रूप में जो है रिकॉग्नाइज किए जाते थे। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन से सिस्टम में जो लैंड ऑनर कौन था, जो ब्रिटिश कंट्रोल कहाँ पे था, तो वो भी आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। ज़मींदार का स्टेटस परमानेंट सेटलमेंट में क्या था, वो जो है लैंड ऑनर के रूप में थे। ठीक है, उसके बाद पेमेंट में देखते हैं। ज़मींदार हैड द पे फिक्स्ड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश। ये तो हम लोग देख ही लिए, ज़मींदार को जो है हैड द पे फिक्स्ड रेवेन्यू ऑफ द ब्रिटिश। एक फिक्स रेवेन्यू था ज़मींदार के लिए, जो ज़मींदार जो है ब्रिटिश को पे करते थे। इफ़ फेल, अगर जो ज़मींदार पेमेंट करने में फेल हो जाते थे, ज़मींदार का जो है ज़मीन जो था उसको जो ऑक्शन कर लिया जाता था। और इसीलिए जो है ये आपको जो एक फ़िक्स अमाउंट जो है रखा गया है, वो कि ज़मींदार को जो है आपको ब्रिटिश को देना ही देना है, ये चीज़ था।
तो इसको जो है आप लोग इतना ये था। अब इम्पैक्ट देखते हैं कि इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट में क्या हुआ, किसान का जो एक्सप्लॉटेशन शुरू हो गया, एब्सेंटेज ऑफ द लैंड लॉजिंग जो है बढ़ गया। उसके बाद जो ब्रिटिश को जो है फिक्स और स्टेबल इनकम मिली, ब्रिटिश को जो है फिक्स और स्टेबल इनकम जो है वो मिलने लगा। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम का ये चीज़ था। इतना आप लोग अगर कर लेते हैं तो आपका क्वेश्चन चांस नहीं छूटेगा। उससे हम लोग डिटेल में और भी कवर करेंगे। पहले जो ये मेन टॉपिक था उसको देख लिए। अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी के बारे में हम लोग देखते हैं। इसे थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड ने इंट्रोड्यूस किया था, ये दोनों किया था। तो ये आपको जो तीनों का ये तो याद रखना, कौन सिस्टम को कौन इंट्रोड्यूस किया था। इसमें जितना फ्लो चार्ट में पॉइंट लिखा हुआ है वो सारा इंपॉर्टेंट है, ये एक भी जो है इग्नोर करने वाला पॉइंट नहीं है। तो आपको जो सारा पॉइंट याद रखना है। तो इंट्रोड्यूस कौन किया था, थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड। यह सिस्टम मेनली जो है मद्रास जो है प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम के कुछ पार्ट में जो है लागू किया गया था। कौन से पार्ट में किया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और असम के कुछ पार्ट में। इसलिए सिस्टम में ब्रिटिश सरकार ने ज़मींदार को हटाकर सीधे इसमें क्या किया, ज़मींदार को हटा करके सीधे जो है रैयत से, यानी जो कल्टिवेटर्स या फार्मर्स, कल्टिवेटर या फार्मर जिसको कि हम लोग जो रैयत के नाम से भी जानते हैं, से रेवेन्यू कलेक्ट किया। यहाँ पे जो है डायरेक्ट कलेक्शन होने लगा। ठीक है, इस सिस्टम में जो है, इसलिए इसका मेन फीचर्स क्या था, डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द ब्रिटिश एंड कल्टिवेटर। डायरेक्ट सेटलमेंट बिटवीन द ब्रिटिश एंड कल्टिवेटर, इसका जो है मेन आप फीचर समझ लीजिए। यहाँ पे क्या हुआ, ज़मींदार को बीच मीडिएटर जो ज़मींदार था उसको हटा दिया गया और डायरेक्ट जो है ब्रिटिश जो है कल्टिवेटर से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करने लग गया। तो इसका डायरेक्ट कल्टीवेशन, आपसे पूछेगा डायरेक्ट रेवेन्यू सिस्टम किस में था, तो वो किस में था, रैयतवाड़ी में था। तो आपको ये भी जो है याद रखना है। ऑनरशिप की बात करते हैं तो कल्टीवेटर्स को जो लैंड ऑनर का रिकॉग्निशन किया गया। ये रैयतवाड़ी में जो है क्या हुआ, कल्टीवेटर को जो है लैंड ऑनर के लिए जो है रिकॉग्नाइज कर दिया गया। पेमेंट लॉट, इसमें क्या हुआ कि पेमेंट लैंड जो था और क्रॉप कैपेसिटी के बेसिस पर जो है एक्सेस किया जाता था। रिवेन्यू एक्सेस फॉर द क्रॉप बेसिस फॉर द लैंड क्रॉप। यहाँ पे क्या होता था कि आपका जो है यहाँ पे पेमेंट फिक्स नहीं था। यहाँ पे रिवेन्यू जो कलेक्ट होता था वो जो आपके क्रॉप कैपेसिटी क्या है उसके बेसिस पे जो किया जाता था। लेकिन रियलिटी में टैक्स जो है बहुत ज़्यादा था। ये प्रॉब्लम यहाँ का था कि किया तो जाता था कि उसका आपका कितना कल्टीवेशन होता है उसके अनुसार, लेकिन यहाँ पे जो है एक ये भी था कि टैक्स बहुत ज़्यादा था। तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, हैवी रिवेन्यू डिमांड जो है होने लगा। फार्मर्स जो है डिबेट में फंस गए फार्मर जो है, और लैंड अलायंस जो होने लगा। लैंड अलायंस भी जो है यहाँ पे होने लगा। पीजेंट की जो है सफरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई इसके कारण, क्योंकि लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो है यहाँ पे जो है टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा हाई था। इसके कारण जो ये सब प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, आपसे अगर पूछेगा ये दवाई में, तो ये पहला कि आपको इसको कौन इंट्रोड्यूस किया ये पूछ सकता है, दूसरा कि कौन से एरिया में था, और तीसरा इसमें जो है रैयत जो है किससे रिलेटेड है। रैयत वाला जो सिस्टम था वो रैयतवाड़ी से रिलेटेड था। और इसका फीचर्स क्या था, डायरेक्ट सेटलमेंट था ब्रिटिश और कल्टीवेटर के बीच में। यहाँ पे कोई ज़मींदार वगैरह नहीं था। और यहाँ का ऑनरशिप किसको मिलता था, तो ऑनरशिप जो है डायरेक्ट कल्टीवेटर्स को जो रिकॉग्नाइज कर दिया गया था लैंड का ऑनर के रूप में। ठीक है, तो आपको ये जो है ये चीज़ याद होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए। हम लोग जो है 2 चीज़ देख लिए। अब तीसरे पे आते हैं महलवाड़ी सिस्टम। इसे जो है हॉल्ट मैकेंजी, इसको जो है इंट्रोड्यूस कौन किया था, हॉल्ट मैकेंजी ने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में सब इंट्रोड्यूस जो मैकेंजी किए थे, बाद में जो विलियम बेंटिक ने इनको जो इम्प्लीमेंट किया। तो ये महलवाड़ी सिस्टम को जो इंट्रोड्यूस कौन किया, मैकेंजी किए, और इसको इसको इम्प्लीमेंट कौन किया, तो बेंटिक किए। इस सिस्टम में जो है मेनली जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, यूपी, पंजाब और सेंट्रल इंडिया में जो लागू किया गया था। ये 3 रीजन था, इनमें लागू किया गया था। और इस सिस्टम में जो रिवेन्यू कलेक्शन जो है पूरे विलेज यानी महल से किया जाता था। ये जो महल और विलेज जो आपको दिख रहा है, मतलब कि ये क्या है, इस सिस्टम में क्या किया जाता था,
तो रिवेन्यू कलेक्शन जो है पूरे विलेज यूनिट में जो है किया था, यानी कि आप उसको जब महल के रूप में बोला जाता था। तो विलेज लेवल पे जो है सेटलमेंट होता था। अगर पूछेगा आपसे विलेज लेवल सेटलमेंट कहाँ से होता, कब होता था, किसके टाइम होता था, तो महलवाड़ी सिस्टम में जो है विलेज लेवल सेटलमेंट होता था। ये क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए हमने यहाँ पे स्टार मार्क करके जो बाद में इसमें इंक्लूड किया था। ठीक है, आपको ये याद रखना है। अब मेन फीचर्स देखते हैं, मेन फीचर्स की क्या थी। तो मेन फीचर्स थी कि पूरे विलेज को जो है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, पूरे विलेज की जो है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। यहाँ पे आपको पूरा जॉइंट होता था कि आपको जो है इतना पेमेंट जो है टैक्स जो है कवर देना है, वो जो है पूरा जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था यहाँ पे। महल, इसीलिए जिसको महल भी कहा जाता था। पेमेंट पूरे गांव के लोगों में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। पेमेंट जो था रेवेन्यू डिमांड वाला था डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द विलेज, पूरे गांव में जो है पेमेंट को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। और इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, मतलब कि अगर और एक चीज़ था कि अगर कोई फेल हो जाता था पूरे गांव पर प्रेशर आता था। अगर एक कोई फेल हो गया तो पूरे गांव पे, पूरे होल गांव पे जो है इसका प्रेशर जो आता था। इसीलिए जो है इसको यहाँ पे क्या क्या कहा गया था, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बोला गया था। अब इम्पैक्ट देखते हैं। होल विलेज जो है इस पे जो है रिस्पॉन्सिबल होते थे। फ्रीक्वेंट रिवीजन होने लगा, यहाँ पे जो है रिवीजन भी जो है फ्रीक्वेंटली होने लगा। उसके बाद जब बर्डन और एक्सप्लॉयटेशन जो है कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पे बर्डन और एक्सप्लॉयटेशन जो है वो भी कंटिन्यू रहा। तो ये चीज़ जो है कुछ इंपॉर्टेंस थे ये तीनों के, जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब कुछ जो है कंपेरिजन हम लोग देखते हैं, कंपैरिजन देखते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोग जो है इसको एक आप समझ लीजिए रिवीजन के टाइप में, जो हम लोग ऊपर पढ़े हैं उसका रिवीजन टाइप में आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए ये चीज़। परमानेंट सेटलमेंट कब लागू हुआ, तो 1793 में। इंट्रोड्यूस कौन किए, कॉर्नवालिस। बेटल एरिया कौन कौन सा था, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। और कलेक्टर यहाँ पे कौन सा, यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्ट कौन करते थे, जमींदार करते थे। और इसका मेन फीचर्स क्या था, मेन फीचर्स था रेवेन्यू फिक्स परमानेंटली, जमींदार बिकम द लैंड ओनर। ठीक है, इसका जो है रेवेन्यू फिक्स जो है परमानेंटली वाला, परमानेंटली जो है इसका फिक्स रेवेन्यू था, ये चीज़ इसका था। अब देखते हैं रैयतवाड़ी 1820 में हुआ था। थॉमस मुनरो अलेक्जेंडर रीड ने किया था। और एरिया क्या था आपको इसका, तो मद्रास, बॉम्बे और असम के कुछ पार्ट्स में था। और कलेक्टर यहाँ पे कौन थे, रैयत यानी कि फार्मर। डायरेक्ट होता था ब्रिटिश से जो है फार्मर का डायरेक्ट कल्टीवेशन मतलब रिवेन्यू कलेक्ट होता था। तो यहाँ पे कलेक्टर कौन भी था, रैयत था यानी कि फार्मर्स था। फीचर्स क्या था, डायरेक्ट सेटलमेंट विद द कल्टीवेटर्स, ये मेन फीचर्स था। आपसे पूछ देगा कि डायरेक्ट सेटलमेंट कहाँ होता था, रैयतवाड़ी में होता था। रिवेन्यू सिस्टम जो है परमानेंटली कहाँ पे फिक्स्ड कहाँ पे था, तो वो परमानेंट सिस्टम में था। अब महलवाड़ी को देखते हैं। महलवाड़ी का था 1822 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था हॉल्ट मैकेंजी, और इम्प्लीमेंट किसके द्वारा किया गया था, विलियम बेंटिक के द्वारा। यूपी, पंजाब और सेंट्रल इंडिया में जो है इस एरिया को जो इस रेवेन्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया था। कलेक्शन कहाँ पर होता था, महल यानी कि विलेज में। इसका जो है विलेज में जो है इसका कलेक्शन फॉर्म होता था, एक पूरे विलेज लेवल पे होता था। अब फीचर्स क्या था, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर विलेज था, जो है वो पूरे विलेज पे जो है जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो आप आई होप कि आपको जो है ये सिस्टम पूरा समझ में आया होगा। यहाँ से अब आपका कोई भी क्वेश्चन नीचे रहेगा वो ईजिली बनेगा, ये चीज़ था। अब दो चीज़ और बचा है, जो इसको भी देख ही लीजिए, इफेक्ट और लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इन सिस्टम का जो ओवरऑल इफेक्ट बहुत नेगेटिव रहा। पीजेंट का जो है एक्सप्लॉयटेशन होने लगा, हैवी टैक्स बर्डन हो गया, डिबेट और लैंड जो है नेशन होने लग गया। मनी लेंडर्स का भी जो है ग्रोथ होने लग गया, मनी लेंडर्स बहुत तेज़ी से बढ़ने लग गए। फेमिन और जो रूरल स्ट्रेस होने लग गया। बेनिफिट सिर्फ जो है ब्रिटिश और लैंड रेवेन्यू को मिलने लग गया, ब्रिटिश और लैंड रेवेन्यू को जो बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट होने लग गया, और लोकल पीजेंट जो था उसको जो है पीजेंट को जो नुकसान और घाटा टाइप का होने लग गया, ये चीज़ था। वन लाइनर भी आपके लिए कुछ मेंशन किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं कि परमानेंट मतलब कि आप ज़मींदार समझ सकते हैं, रैयतवाड़ी फार्मर, और विलेज में और महलवाड़ी में जो वो विलेज था। यहाँ मतलब कि ज़मींदार जो वो इसका मेन था, लैंड लॉर्ड्स था, उसको रेवेन्यू कलेक्ट करता था। रैयतवाड़ी में फार्मर करता था यानी रैयत करता था, और महलवाड़ी में जो है क्या करता था, विलेज लेवल पे होता था। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए कुछ की फैक्ट है, कौन कब सा हुआ था, ये डेट भी आप कर लीजिए। आपको हो सकता है मैच कॉलम करने के लिए कुछ दे दे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। परमानेंट सेटलमेंट जो है 1793, रैयतवाड़ी 1820, महलवाड़ी जो है 1822।
तो आई होप ये पूरे के पूरे फ्लो चार्ट जो है आपको बहुत ईजिली से समझ में आए होंगे। तो अगर आपको अच्छा लगा है तो सरकारी सेवक को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत मेहनत लगता है इस टाइप के फ्लो चार्ट्स को बनाने के लिए। अगर आपको सही में अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। हम लोग आगे फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियोज़ भी लाते रहेंगे। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा वीडियोज़ आगे चाहिए, कौन से टॉपिक पर। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैच द कॉलम मैच करने के लिए बोल रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन से यूपीएससी पूछे हैं 2000 में और आगे जब बीपीएससी भी पूछेगा। तो पहला क्या है, लैंड अलॉटेड टू द बिग फ्यूडल टू द लैंडलॉर्ड्स। ये कब होता था, ये जो जागीरदारी सिस्टम में होता था। अब जागीरदारी सिस्टम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जागीरदारी सिस्टम जो है वो जो है मुग़ल के टाइम का सिस्टम था। मुग़ल के टाइम पे जो है ये सिस्टम लाया गया था। और इसमें क्या किया जाता था कि एम्पायर जो है वो ग्रांट करते थे लैंड को, जो है वो नोबल्स, अपने नोबल्स ऑफिसर्स जो होते थे उनको जो है वो जो है लैंड को जो है ग्रांट किया जाता था इन रिटर्न्स ऑफ द सर्विस। वो सर्विस जो करते थे, वो वहाँ पे सर्विस करते थे नोबल लोग, उनके तौर पे जो है उनको जो है जागीर दिया जाता था। ठीक है, ऐसा होता था। और जागीरदार का काम क्या होता था, जागीरदार का काम होता था कि रेवेन्यू को कलेक्ट करना। इसीलिए लैंड गिव टू हम लोग बोलते हैं लैंड गिव टू द पावरफुल फ्यूडल ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। तो ये जो ऑप्शन ए का क्या हो जाएगा, जागीरदार। पावरफुल व्यक्ति को ही जो है दिया जाता था, जो उसके यहाँ काम करते थे, जो वहाँ के नोबल्स होते थे, उनको ही जो है लैंड अलॉटेड होता था। तो पहला का क्या हो जाएगा, जागीरदार। दूसरा, लैंड अलॉटेड टू द रेवेन्यू फार्मर और द रेंट कलेक्टर। हम लोग ऊपर भी देखा है कि ज़मींदारी सिस्टम, मतलब कि ज़मींदारी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट सिस्टम। यहाँ पे क्या होता था, एक कलेक्टर रखा था जो कि इसका काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब अगला क्या कह रहा है कि लैंड अलॉटेड टू द ईच पीजेंट विद द राइट्स टू द सबसेट ऑफ द ट्रांसफर टू द गिफ्ट। यहाँ पे ईच पीजेंट मतलब कि डायरेक्ट, यहाँ पे जो है पीजेंट का कलेक्शन जो होता था, लैंड का जो कलेक्शन तो डायरेक्ट ब्रिटिश होता था, और इसीलिए जो है इसका रैयतवारी हो जाएगा। रैयतवारी हम लोग ऊपर देखें, वहाँ डायरेक्ट ब्रिटिश और इस ब्रिटिश और जो है इसका डायरेक्ट होता था, पीजेंट के बीच में जो रैयत रखा गया था। रैयत से रिलेटेड जो भी था वो जो किससे था, रैयतवारी से था। इस चीज़ को जो है आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अगला मतलब कि ऑप्शंस क्या कह रहा है, अगला ऑप्शंस कह रहा है कि रिवेन्यू सेटलमेंट मेड बाय द विलेज लेवल। विलेज लेवल पे कहाँ होता था, विलेज लेवल पे जो है महलवारी सिस्टम होता था। ये सब कुछ ऊपर पढ़ा हुआ है, देख रहे हैं कितना ईजिली कलेक्ट हो रहा है। तो इस सब इसका ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखने के लिए छोटा सा चीज़ ये भी याद रख सकते हैं, हम आपके लिए जो है बना दिए अपने नोट्स में, आप नोट डाउन कर लीजिए। जागीरदारी सिस्टम जो बिग फ्यूडल लॉर्ड होता था, ज़मींदारी जो है रिवेन्यू कलेक्टर होता था। ज़मींदारी में क्या होता था, रिवेन्यू कलेक्टर होता था। रैयतवारी में क्या होता था, पीजेंट ऑनरशिप। यहाँ पर रैयतवारी में क्या होता था, पीजेंट का खुद का जो है ऑनरशिप होता था। और महलवारी में विलेज सेटलमेंट होता था। ये 4 चीज़ याद रख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके कभी नहीं छूटेंगे। तो यही है कि आपको जो है कभी भी कोई क्वेश्चंस नहीं छूटेगा, बस ये वाला फ्लो चार्ट को जो है आपको 100% करना है। यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है। रिवेन्यू देख, रिवेन्यू फिक्स ज़मींदार, रिवेन्यू कलेक्टर ज़मींदार, और रिवेन्यू कलेक्टर यहाँ पे रैयत्स, और यहाँ पे विलेज लेवल, सारा कुछ बताया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं बताया हुआ है। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। अब जो है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, द सिस्टम अंडर द विच पीजेंट ऑन द लैंड एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू द गवर्नमेंट इज नॉन एज। इसमें कह रहा है कि द सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ ऑन द लैंड एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। तो इसमें जो है क्या हो जाता है, इसका जो है एक दसाला सिस्टम था। ठीक है, इसमें जो है वो यहाँ इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि एक दसाला सिस्टम था। दसाला सिस्टम में क्या होता था, मुग़ल लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो है वो अकबर के, ये मुग़ल लैंड रिवेन्यू सिस्टम था। और ये जो है अकबर के अंडर जो है सिस्टम जो है अकबर के अंडर लाया था। और इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था, राजा टोडरमल जो अकबर के कोर्ट में थे, वो उन्होंने जो है ये दसाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। बेस्ड ऑन द एवरेज, ये जो 10 साल के एवरेज पे जो ये दसाला सिस्टम चलता था। ठीक है, ये चीज़ आपका दसाला सिस्टम जो है अलग है, इसीलिए हम जो दसाला सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। बाकी तो हम लोग जो ये तीनों देखे ही हैं, डिटेल में देखे ही हुए हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है
द सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ ऑन लैंड, पीजेंट का जो ऑन लैंड अपना लैंड होता था, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रिवेन्यू गवर्नमेंट इज नॉन एज। अब पीजेंट का जहाँ पे गवर्नमेंट अपना खुद का लैंड हो, वहाँ पे जो किसको होता था, जब पीजेंट का खुद का लैंड होगा, ये किस में होगा था, रैयतवाड़ी में हुआ था। तो इसका सिस्टम जो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रैयतवाड़ी। अभी हम लोग बताए ना, ऊपर भी बताएं और यहाँ भी बताएं, यहाँ भी देखिए बताया हुआ है ना कि ज़मींदार में जो जागीरदारी में जो वीक फ्यूडल को होता था, और ज़मींदारी में क्या होता था, या रेवेन्यू कलेक्टर होता था, और ये रैयतवाड़ी में क्या होता था, पीजेंट का जो खुद का ऑनरशिप होता था। यहाँ क्या पूछ रहा है, यहाँ पे ऑन लैंड पूछ रहा है, तो मतलब कि खुद का ऑनरशिप के बारे में बोल रहा है। तो खुद के ऑनरशिप के बारे में बोल रहा था, ये किस में हो जाएगा, रैयतवाड़ी में। तो ये बहुत ही ईजिली आपका जो इस क्वेश्चन को जो आप लोग डील कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अंडर परमानेंट सेटलमेंट ऑफ 1793 द जमींदार वर रिक्वायर्ड टू इशू पट्टा। यहाँ पे जो पट्टा इसके बारे में पूछा, पट्टा वाला कॉन्सेप्ट है। द फार्मर विच वर नॉट इशू बाय मैनी जमींदार विच अमॉन्ग द फॉलोइंग्स। ये जो बहुत सारे फार्मर्स को जो नहीं इशू किया जाता था, इसका मेनली रीजन क्या था। तो इससे पहले एक चीज़ समझिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक फिक्स लैंड रिवेन्यू पेमेंट सिस्टम जो है अपना फिक्स किए हुए थे विद ज़मींदार के साथ मिल करके, और ज़मींदार हैड टू पे फिक्स रिवेन्यू टू द ब्रिटिश। और क्या होता था, मतलब कि ब्रिटिश जो है वो फिक्स अमाउंट ऑफ रिवेन्यू सिस्टम का जो एक टैक्स था वो फिक्स किया हुआ था, और ज़मींदार क्या करता था, वो फिक्स अमाउंट जो है कलेक्ट करके, फार्मर से कलेक्ट करके जो है ब्रिटिश को जो है एक टाइम ड्यूरेशन पे जो है देते रहता था। खुद ब्रिटिश नहीं आते थे पीजेंट से लेने के लिए ये परमानेंट सेटलमेंट में, तो वो क्या करते थे, ब्रिटिश जो ज़मींदार को फिक्स किए हुए थे, और ज़मींदार क्या हुआ था, वो जो है ऑनर्स मतलब कि पीजेंट जो था उसको किया हुआ था। तो पीजेंट से लेकर के जब पीजेंट से जो है ज़मींदार लेता था, ज़मींदार से जब फिर ब्रिटिश को दिया जाता था। तो फिक्स रिवेन्यू फॉर द ब्रिटिश, कलेक्ट रेंट फॉर द पीजेंट से जो रेंट जो है कलेक्ट करके जो है ज़मींदार लेता था, ज़मींदार से जो फिर ब्रिटिश लेता था। और इसी के कारण से जो है क्या हुआ था, जो पट्टा का जो था ये एक कॉन्सेप्ट चलने लगा था। पट्टा वाज द इशू बाय द ज़मींदार। ये पट्टा जो है कौन इशू करता था, ज़मींदार करता था, नॉट डायरेक्टली विद द गवर्नमेंट। पट्टा जो है एक ज़मींदार के जो इशू करते थे, वो जो है डायरेक्ट गवर्नमेंट इशू नहीं करता था। और पट्टा का जो है एक आप ये भी समझ सकते हैं रिटन डॉक्यूमेंट था। पट्टा क्या था, रिटन डॉक्यूमेंट था, ये जो रेंट एग्रीमेंट टाइप का। और ये जो है ज़मीन, ये जो फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया गया था, फिर रेंट डिमांड्स के लिए। इसका आंसर ऑप्शन देखिए क्या क्या कह रहा, ज़मींदार वर द ट्रस्टेड टू द फार्मर्स। ज़मींदार वर ट्रस्टेड बाय द फार्मर्स। ऐसा नहीं है, ये जो ज़मींदार फार्मर्स को, जो ज़मींदार पे ट्रस्ट वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है लैंड रिवेन्यू मतलब रिवेन्यू कलेक्शन होता था। अगर ब्रिटिश ज़मींदार को बोलता था 2 रुपया लेने के लिए, तो ज़मींदार उसके बदला जो है 5 रुपया लेता था। 3 रुपया का खुद का यहाँ पे करप्शन होने लगा था। तो परमानेंट सेटलमेंट जो है करप्शन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसीलिए जो है पहला जो है गलत हो जाएगा। ठीक, यही कारण है। और दूसरा देखिए, दूसरा क्या करा, देयर वाज नो ऑफिशियल चेक अपॉन द ज़मींदार। यहाँ जो सही बात है कि देयर वाज द नो ऑफिशियल चेक अपॉन द ज़मींदार। और तीसरा क्या है, इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये क्या करा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। ये पट्टा क्या होता था, ये ज़मींदार डायरेक्टली लाते थे। यहाँ पे जो ब्रिटिश से जो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। तो पहले तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है। और चौथा देखिए, तो फार्मर नॉट इंटरेस्टेड गेटिंग पट्टा। नहीं भाई, ये तो पट्टा तो लाया ही गया था फार्मर्स के लिए, उसके जो रेंट प्रोटेक्शन के लिए। तो ये भी जो गलत हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा। आप इस चीज़ को जो नोट कर सकते हैं अपने बुक्स में, जो है आप अपने नोट्स में जो है इसको मेंशन कर सकते हैं, ताकि रिवीजन के टाइम पे आपको जो है अच्छा से आप रिवीजन कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वर एसोसिएटेड टू इंट्रोड्यूस रैयतवाड़ी सिस्टम। अब देखिए ये 54 भर का क्वेश्चन है। यहाँ बोल रहा है कि रैयतवाड़ी सिस्टम को जो कौन इंट्रोड्यूस किया था। तो रैयतवाड़ी सिस्टम को कौन इंट्रोड्यूस किया है, वो नॉर्मल सी बात है कि अलेक्जेंडर और थॉमस मुनरो किए थे। अब देखिए ऊपर में रैयतवाड़ी में कौन कौन किया, रैयतवाड़ी में इंट्रोड्यूस कौन कौन किया है
कि थॉमस मुनरो और अलेक्जेंडर रीड किया हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ पूछा है, सारा कुछ उस फ्लो चार्ट में है। और ये जो है यूपीएससी 2017 में पूछा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ सकता है। और क्या ही पूछेगा, फैक्ट ही पूछेगा ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसीलिए जो हम लोग जो PYQ सीरीज जो चला रहे हैं BPSC 72 के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज तीसरा डे है, तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या कुछ चेंजिंग चाहिए आप लोगों को, आप लोग कुछ और चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो इसमें जो है हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, तो आप लोग इसको जो है अपना सकते हैं। अब देखिए कि ये फ्लो चार्ट जो है यूज़ किया गया है, आप लोगों के लिए ही किया गया है। इतना ज़्यादा मतलब कि हर एक क्वेश्चंस के बीच में या फिर मेहनत बहुत ज़्यादा लगा है इस फ्लो चार्ट को बनाने में, जो है मेहनत जो है बहुत ज़्यादा लगा है। तो आपसे जो है इतना आशा करते हैं कि आप इस मेहनत को समझेंगे और इस वीडियोज़ को जो है ज़रूर लाइक करेंगे। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है द टेंडेंसी ऑफ द इंक्रीज लिटिगेशन। ये जो है लिटिगेशन जो बढ़ गया वाज विजिबल आफ्टर द इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द लैंड सिस्टम कॉर्नवालिस 1793। कह रहा है ये जो परमानेंट सेटलमेंट आया था 1793 में कॉर्नवालिस के द्वारा, उसके बाद जो है लिटिगेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द रीज़न फॉर दिस नॉर्मल ट्रांसविच ऑफ द फॉलोइंग, इसका रीज़न जो है वो क्या था, तो इससे ये रीजन जो बहुत नॉर्मल से रीजन थी। इस पूरे के पूरे परमानेंट सेटलमेंट को समझने के लिए जो हम आपके लिए एक फ्लो चार्ट लाएँ। अब इसको समझिए, परमानेंट सेटलमेंट हुआ कब था, ये जो है 1793 में हुआ था। और ये किनके द्वारा हुआ था, ये जो कॉर्नवालिस जो इसको इंट्रोड्यूस करते हैं। कहाँ हुआ था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में, ये 3 रीजन में जो इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका मेन फीचर्स क्या था, तो लैंड रिवेन्यू जो है परमानेंटली फिक्स कर दिया गया था। आपको जो है इतना टैक्स देना ही पड़ेगा, आपका कल्टीवेशन हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं है, आपका पेमेंट जो है वो फिक्स होगा। ज़मींदार वाज रिकॉग्नाइज द लैंड ऑनरशिप, ज़मींदार को जो है लैंड ऑनरशिप के रूप में जो रिकॉग्नाइज कर दिया गया था। और ज़मींदार रिस्पॉन्सिबल टू द पेइंग रिवेन्यू ब्रिटिश, ये ज़मींदार क्या करता था, वो जो है पीजेंट से लेता था और पीजेंट से लेकर के फिर ज़मींदार किसको देता था, फिक्स किया हुआ था वो ब्रिटिश को देता था। तो रैयत मतलब कि पीजेंट बिकम द टेनेंट्स ऑफ द ज़मींदार, यहाँ पे जो है रैयत क्या हुए, ज़मींदार के जो टेनेंट्स टाइप के बन गए। ये सबसे बड़ा यहाँ पे इसका फीचर्स था। अब इफ़ेक्ट क्या हुआ, इसका इफ़ेक्ट क्या होने लगे, ज़मींदार बिकम द पावरफुल, ज़मींदार जो वो बहुत पावरफुल होते चले गए और रैयत जो थे वो वो क्या हुए, वो वीक होते चले गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है उसको हाई रेंट पे करना पड़ता था। सिक्योरिटी ऑफ जो है टेनेंट्स कोई कुछ नहीं था, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है आने लग गया था, जिसके कारण जो फिर इसी के मेन यही रीज़न है जिसके कारण जो है लेजिटिमेसी जो है लिटिगेशन जो है वो बढ़ता चला गया। अब पावर इम्बैलेंस बिटवीन द ज़मींदार एंड रैयत टू द मेनी डिस्प्यूट, और यही बहुत से कारण के कारण जो है पावर्स का जो इम्बैलेंस भी होने लग गया। तो यही है करेंट डिस्प्यूट, टेनेंसी कॉन्फ्लिक्ट और लैंड राइट्स केस, यही कारण है। तो यही मेन कारण है और कुछ नहीं। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में क्या करा है, मेकिंग द ज़मींदार पोजीशन स्ट्रॉन्गर वाया रैयत, बिल्कुल सही है। ज़मींदार का पोजीशन जो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया गया था रैयत के अनुसार, जिसके कारण जो है यहाँ पे जो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया था। तो आई होप कि 2021 का ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये BPSC आज नकल जरूर पूछेगा। तो आपको जो ये चीज़, आपका ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर ये फ्लो चार्ट आपको अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब देखिए हम लोग इस तरह से हर एक क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट का यूज़ किए ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से समझ में आए। इसीलिए आप अपना प्यार बनाइए और हम लोग भी जो है इस तरह से आपके लिए जो है ये वीडियोज़ बना के लेते आएंगे। अब देखिए BPSC का क्वेश्चन 68 BPSC और 67 में जो है BPSC जैसे CDPO में पूछा, ये सब 54 भर का क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन का कोई औकात ही नहीं है। हम लोग जिस तरह से पढ़े हैं आप लोग इसको मिनट में हल करेंगे। अब क्या कह रहा है महलवाड़ी सिस्टम जो है बंगाल में कौन इंट्रोड्यूस किया था। अब आप ही बताइए महलवाड़ी सिस्टम को कौन इंट्रोड्यूस किया था, रैयतवाड़ी सिस्टम को जो है कौन इंट्रोड्यूस किया था। ये दो क्वेश्चन है, दोनों का आप लोग कमेंट करके बताइए, हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इतना बताने के बाद अगर हमको ये भी बताना पड़ जाए तो फिर सही नहीं है। रैयतवाड़ी को कौन इंट्रोड्यूस किया था और कौन से एरिया में किया था, आपको पता है, इतना बताए हुए हैं। नीचे फ्लो चार्ट में समझिए, इस चार जो है सिस्टम को आप समझिए फ्लो चार्ट से। हम आपके जो लाए हैं तो सोचते हैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दें। ज़मींदारी का हुआ था, ये 1793 में हुआ था और इंट्रोड्यूस कौन किए थे, कॉर्नवालिस किए थे।
कॉर्नवालिस किए थे। उसके बाद जो है ये महलवाड़ी सिस्टम जो है, महलवाड़ी सिस्टम कब हुआ था? महलवाड़ी सिस्टम जो 1822 में हुआ था। इसको कौन किया था? लॉर्ड मैकेंजी और विलियम बेंटिक जो है इसको जो है इम्प्लीमेंट किया था। और रैयतवाड़ी सिस्टम जो है 19वीं सेंचुरी में हुआ था 1820 में, और इसको इंट्रोड्यूस जो है अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुंटो जो है वो किए थे। और जागीरदारी सिस्टम, यहाँ से भी क्वेश्चन आगे था, इसलिए हम सोचे जागीरदारी को मेंशन कर दे। जागीरदारी क्या था? ये जो प्री ब्रिटिश पीरियड में था, मुगल टाइम्स का जो है ये लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। और ये इंट्रोड्यूस जो है ये टोडरमल किए थे, ऊपर हम आपको बताए हैं। मुगल एम्पायर जो है ये अकबर के टाइम पे था, और इसको इंट्रोड्यूस जो है राजा टोडरमल जो है वो किए थे। तो इस चीज़ को जो है आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इसमें जो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और ये 2 क्वेश्चंस का जो आप लोग कमेंट करके ज़रूर आंसर बताइएगा, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चंस जो हम लोग ऊपर सारा बता चुके हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपको नहीं बताया गया है। आप लोग इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन कह रहा है विथ रिफरेंस टू द रैयतवाड़ी सेटलमेंट कंसिडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट से जो बोल रहा है कौन सा सही है। कह रहा है द रेंट वाज पेड डायरेक्टली बाय द पीजेंट टू द गवर्नमेंट। कह रहा है कि कौन सा सही है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम में जो हम लोग ऊपर सब कुछ पढ़े हैं, ये रिवीजन आपका हो रहा है। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि पीजेंट जो डायरेक्टली जो है लैंड रिवेन्यू क्या करता था, जो है पीजेंट जो है डायरेक्टली जो है अपना लैंड रिवेन्यू जो है ब्रिटिश को सबमिट करता था। तो ये बिल्कुल ही सही है, ये रैयतवाड़ी में ही होता था। दूसरा ऑप्शन क्या कर, द गवर्नमेंट वाज द पट्टाज टू द रैयत। गवर्नमेंट गिव द पट्टाज टू द रैयत। अब देखिए, गवर्नमेंट गिव द पट्टा टू द रैयत। रैयतवाड़ी सिस्टम, एक चीज़ और देखें, ये यहाँ पे क्या होता था, ये था। और दूसरा ये भी सही है। और उसके बाद लैंड क्या करा, द लैंड वाज द सर्वाइव्ड एज्यूम द बिफोर द टैक्स सर्वे, सॉरी द लैंड वाज द सर्वे। लैंड का जो सर्वे होता था बिफोर द टैक्स, मतलब टैक्स लेने से पहले, एक्सेस करने से पहले जो है एक सर्वे होता था। यहाँ होता क्या था ना, ये रैयतवाड़ी सिस्टम का जो है, ये सिस्टम का जो है एक तरह से जब टैक्स लेने से पहले जो है कुछ बेसिस था, उनके बेसिस पे टैक्स फिक्स होता था, जिसका कि मेजरमेंट ऑफ लैंड होता था, सॉइल क्वालिटी जो है क्या होता था वो देखा जाता था, और एस्टिमेट जो प्रोडक्शन है, आपका प्रोडक्शन क्या हुआ वो देखा जाता था। फिर उसके बाद जो है देन फिक्स द टैक्स अकॉर्डिंगली। ये जो है ये तीनों को देखते हुए जो है उसका जो टैक्स को जो फिक्स किया जाता था। तो जो है तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1, 2 और 3। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये जो है पूरा का पूरा लैंड रिवेन्यू सिस्टम जो हम लोगों ने देखा है, उसमें जो आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगला वीडियो जो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि उसमें हम लोग देखेंगे चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट। ये तीनों जो है हम देखेंगे। उसके बाद जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अगर होगा तो वो भी देख लेंगे, अगर टाइम बचा तो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से जो है 2 क्वेश्चंस आपके आएंगे। हम लोग हॉट मोस्ट टॉपिक जो बीपीएससी में आएंगे, हम लोग डेली शेड्यूल बनाते हैं, डेली टारगेट बनाते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर टेलीग्राम चैनल आप लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दिया हुआ है। और इस फ्लो चार्ट को आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा, यहाँ से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।